नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भीषण भूकंप से तुर्की सीरिया तहस नहस, दुनिया के 70 देश कर रहे हैं सहायता। गुजरात में जंतरी के दुगने दाम से रियल एस्टेट सख्ते में, सरकार से मांगी रियायत। और 1 महीने से लापता वडोदरा के पुलिस कांस्टेबल का शव बरामद, परिजनों को हत्या की आशंका। भीषण भूकंप के बाद तुर्की सीरिया के हाल ऐसे बेहाल हो गए हैं कि सालों तक सुचारू नहीं हो पाएंगे। तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को आए भूकंप में अब तक 16,000 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की संख्या 40,000 के करीब हो गई है। कई लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया में मारे गए लोगों को दफनाने के लिए सामूहिक कब्रें बनाई जा रही है। यहाँ मदद करने वाली व्हाइट हेलमेट्स की टीम ने एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि मृतकों को एक साथ दफनाया भी जा रहा है। वहीं भूकंप से तुर्की सीरिया में हजारों इमारतें तबाह हो गई है। एक्सपर्ट का मानना है कि भूकंप प्रभावित शहरों में यहाँ सब कुछ पहले जैसा करने में 10 साल लग सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन अर्थक्वेक इंजीनियरिंग सोसाइटी के मेंबर केविन मैक्यू का कहना है कि तबाही इतनी ज्यादा हुई है कि मलबा पूरी तरह से हटाने और नई इमारतें बनाने में सालों लग सकते हैं। कई इमारतें ऐसी हैं जिन्हें थोड़ा नुकसान हुआ है या उनका एक हिस्सा टूटा है। उन्हें रिकंस्ट्रक्ट करने में भी काफी वक्त लगेगा। लोगों का कहना है कि वक्त पर उन तक मदद नहीं पहुंच रही है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने भी इस बात को स्वीकार किया है। सरकार के खिलाफ लोगों के गुस्से को देखते हुए एर्दोगन ने कहा कि भूकंप के बाद सरकार की शुरुआती प्रतिक्रियाओं में थोड़ी सी कमियां थी। दरअसल भूकंप के बाद कई इलाकों में लोगों तक बचाव कर्मी या राहत सामग्री नहीं पहुंची थी। हालांकि राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा कि सभी लोगों की मदद के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। देश में कोई भी बेघर नहीं रहेगा। मदद के लिए WHO और UN समेत दुनिया भर के 70 से भी ज्यादा देश भी आगे आए हैं। लोकल मीडिया के मुताबिक सीरिया में 3 लाख लोगों को मजबूरन अपना घर छोड़ना पड़ा है। गुजरात राज्य में तत्काल असर से अमल में लाए गए डबल जंतरी के प्रावधान से रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी खरीदने वाले जमीन मालिक और किसानों पर होने वाले असरों को दूर करने के लिए विभिन्न संगठन द्वारा सरकार को सलाह सूचन दिए गए हैं। गुजरात में प्रॉपर्टी की कीमत तय करने के लिए की गाइडलाइन वैल्यू यानी जंतरी के भाव में तत्काल असर से 5 फरवरी 2023 से 100% की बढ़ोतरी की गई है। इस मामले नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा जंतरी के दाम तत्काल रूप से अमल में नहीं लाने की मांग की जा रही है। इस मामले मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा गया है। साथ ही अलग अलग संगठनों ने एकत्रित होकर इस मामले विचार विमर्श कर सरकार को कई सुझाव भी दिए हैं। विधानसभाનું ઇલેક્શન પૂરું કર્યું છે જોતા નવનિયુક્ત 182 ધારાસભ્યો છે એ તમામ 182 ધારાસભ્યો અને 26 જેટલા સાંસદો અને રાજ્યસભાના સાંસદોને ગુજરાતભરના ડેવલપરો મળી અને આવેદનપત્ર આપશે અને હકીકતે જોવા જઈએ તો આ ડેવલપરોનો પ્રશ્ન નથી પણ એન્ડ યુઝરોનો પ્રશ્ન છે કારણ કે જંત્રીના વધારાથી જે છેવાડાના માણસ છે એનું ઘરનું ઘર લેવા માટેનું જે સ્વપ્ન છે એ સ્વપ્ન રોડાઈ શકે છે અને એવા સંજોગોમાં ગુજરાતના ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ જ પ્રજાની વેદનાના અવાજને વિધાનસભા સુધી પહોંચાડી શકશે। कोई मुझे मार डालेगा ऐसा कहकर 1 महीने पहले घर से लापता हुए गुजरात के वडोदरा शहर के पुलिस कांस्टेबल का शव आज सुबह बरामद कर लिए जाने से हड़कंप मच गया है। गुजरात के वडोदरा शहर से पिछले 1 महीने से लापता हेड कांस्टेबल का शव जांबुआ ब्रिज निकट से डीकंपोज स्थिति में बरामद होने से हड़कंप मच गया है। पुलिस हेडक्वार्टर में काम करने वाले कमलेश वसावा पिछले 1 महीने से गुम थे। उनकी पत्नी ने बाबोद पुलिस थाने में इस मामले शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन हेड कांस्टेबल के नहीं मिलने पर पुलिस कमिश्नर से भी
गुहार लगाई गई थी। कोई मुझे मार डालेगा कहकर घर से निकले कमलेश वसावा का 1 महीने बाद शव बरामद हुआ है। इस मामले मृतक हेड कांस्टेबल की पत्नी कांता वसावा ने पति की हत्या हुई होने की आशंका जताई है। लाला भरवाड़ और मृतक के ही भतीजे मयंक पर हत्या का आरोप भी पत्नी ने लगाया है। 30 तारीख को रात को 12:20 को चले गए थे। आपको कैसे मालूम पड़ा उनका ऐसा हुआ? वो बोल के गए थे कोई मारने आता है, फिर बाइक लेके चले गए, फिर वापस नहीं आए। लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान सांसदों ने जमकर हंगामा भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरुवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया। प्रधानमंत्री की स्पीच शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी, जो उनके 90 मिनट के भाषण के दौरान लगातार जारी रही। इस पर पीएम बोले, देश देख रहा है कि एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है। नारे बोलने के लिए भी लोग बदलने पड़ रहे हैं। मैं अकेला घंटे भर से बोल रहा हूँ, रुका नहीं। उनके अंदर हौसला नहीं है, वो बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, कुछ लोगों को समझना होगा कि सदियों पुराना देश आम आदमी के पसीने, पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं का देश है, किसी परिवार की जागीर नहीं। हमने खेल रत्न ध्यानचंद के नाम पर कर दिया। उन्होंने कहा, सदन में जो भी बात होती है उसे देश गंभीरता से सुनता है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोगों की वाणी न सिर्फ सदन को बल्कि देश को निराश करने वाली है। ऐसे सदस्यों को यही कहूँगा कि कीचड़ उसके पास था, मेरे पास था गुलाल, जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। आदरणीय सभापति जी, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है, इतने महत्वपूर्ण सदन में कुछ लोगों का व्यवहार, कुछ लोगों की वाणी न सिर्फ सदन को लेकिन देश को निराश करने वाली रही। इस प्रकार की वृत्ति प्रवृत्ति के माननीय सदस्यों को मैं यही कहूंगा, कीचड़ उसके पास था, कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। और अच्छा ही है, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। गुजरात के सुरेंद्रनगर, वढवाण, जोरावर शहर से गुजरती और झालावाड़ की शोभा समझी जाती भोगाओ नदी के प्रदूषित होने पर सुरेंद्रनगर पालिका पर कड़क कार्यवाही की मांग सुरेंद्रनगर प्रदूषण बोर्ड द्वारा की गई है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा 289 नदियों का एक सर्वे किया गया था, जिसमें गुजरात की 13 सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियों में सुरेंद्रनगर, दुधरेज, वढवाण, जोरावर नगर शहर से गुजरती भोगाओ नदी का भी समावेश होता है। ऐतिहासिक भोगाओ नदी से शहरवासियों की धार्मिक आस्था भी जुड़ी हुई है। सुरेंद्रनगर, वढवाण, जोरावर नगर सहित वढवाण जीआईडीसी का गंदा पानी और कचरा नदी में फेंका जाता है। इतना ही नहीं, सुरेंद्रनगर पालिका द्वारा भी गटर का गंदा पानी भी नदी में बहाया जाता है, जिसके खिलाफ कई बार जिला कलेक्टर द्वारा सूचना दी गई थी कि गंदा पानी नदी में डालना बंद किया जाए, पर नगर पालिका द्वारा इस ओर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बीमारी का डर भी शहरवासियों को परेशान कर रहा है, जिससे त्रस्त होकर नगरवासियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। भोगावो नदीમાં ફક્ત નગરપાલિકાનું દૂષિત પાણી ઠલવાતું હોય તે સંપૂર્ણ તથ્ય નથી।
નગરપાલિકા સુરેન્દ્રનગર દુધરેજ વઢવાણ વિસ્તારમાં ભૂગર્ભ ગટર યોજના અમલી છે અને મોટાભાગના વિસ્તારમાં ભૂગર્ભ ગટર યોજના અમલી બનાવી અને જે ગંદુ પાણી છે તે મૂલચંદ રોડ ઉપર એસટીપી છે ત્યાં ટ્રીટ કરવામાં આવે છે. થોડી તેમાં ખૂટતી કડીઓ છે તે બાબત નગરપાલિકાના ધ્યાન ઉપર છે અને આ ખૂટતી કડીઓના કામ પણ કેન્દ્રીય પુરસ્કૃત અમૃત યોજનામાં લેવાઈ ચૂક્યા છે અને આ ખૂટતી કડીઓના કામ થઈ જશે ત્યારબાદ જે વઢવાણ વિસ્તારના ભૂગર્ભ ગટરના ગંદા પાણી છે તેના માટે પણ નવો એસટીપી મંજૂરી અર્થે સરકારશ્રીમાં સાદર કરી દેવામાં આવેલ છે. તો આ ખૂટતી કડીઓ જેટલી છે તે પૂરતું થોડું પાણી કદાચ ભોગાવો નદીમાં જતું હોય તેવું શક્ય બને, પરંતુ નગરપાલિકાનું તમામ દૂષિત પાણી ભોગાવો નદીમાં છોડવામાં આવે છે કે તેનાથી આ પ્રદૂષણ છે તે બાબત અત્રેની કચેરીના ધ્યાનમાં નથી અને ગુજરાત પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ દ્વારા પણ અમારી જોડે વારંવાર મિટિંગો કરવામાં આવે છે. તેમાં પણ ફક્ત નગરપાલિકાના ગંદા પાણીનો પ્રશ્ન હોય તેવું મારા ધ્યાનમાં નથી. તરફથી એ નિવેદન કરવા માંગુ છું કે હાલમાં જે કેન્દ્રીય પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ દ્વારા ગુજરાતની કુલ 13 નદીઓને પ્રદૂષિત તરીકે જાહેર કરવામાં આવી છે એના રિપોર્ટના આધારે એમાં ભોગાવોનો જે સમાવેશ થતો હોય, અમે વખતો વખત ભોગાવો નદીમાં જે મુખ્યત્વે રૂપથી આપણે સુરેન્દ્ર વઢવાણ નગરપાલિકાનું જે ઘરગથ્થુ વપરાશનું ગંદુ પાણી જે ઉદ્ભવે છે એનું ટ્રીટેડ અને અનટ્રીટેડ જે ભોગાવો નદીમાં જાય છે એનાથી મુખ્યત્વે ભોગાવો નદીમાં જે બાયો ઓક્સિજન ડિમાન્ડવાળું છે BOD બાયોકેમિકલ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ કહેવાય છે ને, એનો જે રિપોર્ટમાં જે 6 મિલીગ્રામ પર લીટર દર્શાવેલ છે એ વખતો વખત આ મુખ્યત્વે ડોમેસ્ટિક સીવેજ જે જાય છે એના કારણે આવે છે અને અમે ઘણા બધા પ્રયત્નશીલ છીએ કે ભોગાવો નદીને જે PRS પોલ્યુટેડ રિવર સ્ટેટમાંથી બહાર આવે એના માટે કલેક્ટર સાહેબના અધ્યક્ષસ્થાને પણ ડિસ્ટ્રિક્ટ એન્વાયરમેન્ટ પ્લાનિંગ કમિટીના પણ આ એજન્ડા મુખ્યત્વે લેવામાં આવ્યો છે કે ભોગાવો નદીને કઈ રીતે શુદ્ધ થાય, તેમજ વખતો વખત નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર સાથે પણ બેઠક યોજેલ છે અને એમની જે સીવેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટની પણ મુલાકાત લેવામાં આવે છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાને જ્યારે પ્રદૂષિત નદીમાં 6ઠ્ઠા નંબરનો ક્રમ મળ્યો છે ત્યારે વારંવાર પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડને જે હોય આજે એમને અમે વારંવાર રજૂઆતો કરે છે, મૌખિક વિડીયોગ્રાફી દ્વારા, સોશિયલ મીડિયા મારફત, પરંતુ ગાઢ નિંદ્રામાં જેને કહેવાય ને કે પોઢી રહ્યું છે. ભણેલા ગણેલા અભણો શાસકો બનીને બેઠા છે, વારંવાર રજૂઆતો કરી રહ્યા હોય છે. અમે હજી 1.5 વર્ષ પહેલાં જ તે માનનીય વઢવાણના ધારાસભ્ય ખુદ ધનજીભાઈ પટેલની ફેક્ટરીમાંથી કેમિકલયુક્ત પાણી નીકળતું હતું ત્યારે પણ સામાજિક આગેવાનો અને રાજકીય પાર્ટીવાળા ગયા હતા, છતાં પણ કોઈ પણ ગાઢ નિંદ્રામાંથી ઓલા નથી થતા. આ લોકો વારંવાર રજૂઆતો કરી છે છતાં પણ આ લોકો એકને એક વસ્તુ જે પકડી રાખે છે. હવે આ 6ઠ્ઠો નંબર આવ્યો છે, આના જવાબદાર સંપૂર્ણપણે ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસકો જ ગણાય. ગુજરાત જળ શક્તિ મંત્રાલય દ્વારા સુરેન્દ્રનગરમાંથી વહેતી એકમાત્ર ભોગાવો નદીને 6ઠ્ઠા નંબર પર દૂષિત નદી જાહેર કરવામાં આવી છે, જે સુરેન્દ્રનગરની જનતા માટે ખૂબ શરમજનક વાત છે. આ ભોગાવો નદી અત્યારે સુરેન્દ્રનગર, વઢવાણ, જોરાવનગરના શહેરી વિસ્તારોને જોડી રહી છે અને અમુક ગામડાઓને પણ જોડીને પસાર થાય છે. એવા સમયે આની અંદર જ્યારે ઔદ્યોગિક કેન્દ્રનું જે ગંદુ પાણી છે એનો નિકાલ થાય છે અને સુરેન્દ્રનગર નગરપાલિકા દ્વારા શહેરનું ગંદુ પાણી પણ અહીં ભોગાવો નદીમાં છોડવામાં આવે છે, જેથી અહીં શહેરીજનોને પારાવાર દુર્ગંધનો સામનો કરવો પડી શકે છે અને એ સિવાય મચ્છરનો અને બાકી અન્ય રોગચાળો પણ ફેલાવાની શક્યતાઓ વકરી છે. ત્યારે એવા સમયે કહી શકાય કે પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ જે ગુજરાતનું પ્રદૂષણ બોર્ડ છે એ અત્યારે ઊંઘી રહ્યું લાગે છે, કેમ કે એને એટલી ખબર નથી, એની અંદર કોઈ એવો કર્મચારી નથી કે જે આ પ્રશ્નને સોલ્યુશન લાવી શકે, નિરાકરણ લાવી શકે. તાતી જરૂરિયાત છે ગુજરાત પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડમાં એક એવો ઉમેદવારને મૂકવામાં આવે, એવો કેન્ડિડેટ ચૂઝ કરવામાં આવે કે જે આ ભોગાવો નદીના ખરાબાને ઉજાગર કરે અને જલ્દીથી જલ્દી સુરેન્દ્રનગર શહેરનું ગંદુ પાણી છે એને ઇફ્લુએન્ટ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ દ્વારા એનો નિકાલ યોગ્ય રીતે કરાય. હમણાં સેન્ટ્રલના સર્વે પ્રમાણે ભોગાવો નદીને લગભગ 5મો 6ઠ્ઠો નંબરમાં પ્રદૂષિત નદી તરીકે જ્યારે ઉપમા મળી છે અને બહુ વિકાસ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો આપણને દેખાઈ રહ્યો છે, ત્યારે અમે GPCBના અહીંયા સુરેન્દ્રનગરના અધિકારીઓને મળતા એમણે પોતે સ્વીકાર્યું કે ભાઈ નગરપાલિકા બેફામ કચરો અને ગંદુ પાણી આ ભોગાવાની અંદર ઠલવી રહ્યા છે. તો અમારો એક મોટો યક્ષ પ્રશ્ન એ છે સુરેન્દ્રનગરની પ્રજા માટે કે આટલો બધો રોગચાળો અને આટલી બધી ખરાબ વિષમ પરિસ્થિતિમાં જ્યારે પબ્લિક પસાર થઈ રહી છે ત્યારે શું આ રોગચાળાને આપણે પ્રમોટ કરવાનું છે, વધારવાનું છે,
અને સુરેન્દ્રનગરની પ્રજાના હેલ્થ હારે જે લોકો ચેડા કરી રહ્યા છે, જ્યારે જીપીસીબીના અધિકારીઓ પોતે જ ખાલી નામના હોય એવું લાગે છે, ફક્ત જીઆઈડીસીમાં હપ્તા ઉઘરાવા સિવાય એમની પાસે બીજું કોઈ કામ નથી એવું સ્પષ્ટ દેખાય છે અને એ લોકો ચોખ્ખું કહે છે, તો નગરપાલિકા ઉપર सरकार શું एक्शन लेશે? वीएनएम में अब वक्त हो चला है छोटे से एक ब्रेक का। बने रहिए वीएनएम न्यूज के साथ। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के अहमदाबाद में U20 समिट की शेरपा बैठक का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के हाथों किया गया। गुजरात के अहमदाबाद में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के हाथों U20 समिट की शेरपा बैठक का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर भूपेंद्र पटेल ने कहा कि अति तीव्रता से पूरे विश्व में शहरीकरण फैल रहा है। ऐसे में हमें अपने विकास के साथ साथ पर्यावरण संतुलन, सार्वजनिक सेवा को भी साथ में लेकर चलना होगा। इस अवसर पर भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत, G20 राष्ट्रीय समूह के प्रतिनिधि और शेरपा उपस्थित थे। मेरा मानना है कि वर्तमान शहरी विषयों पर विचार करने और शहरों के लिए इंक्लूसिव सस्टेनेबल इकोनॉमी बेनिफिट के लिए सर्वाधिक संभावित अवसरों की तलाश हेतु यह U20 कार्यक्रम एक सुनहरा अवसर है। मेरा मानना है कि इस शिखर सम्मेलन में रिप्रेजेंट कर रहे कई शहरों के पास इस तरह के समान विचार, अनुभव और इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स होंगे। मुझे आशा है यह कार्यक्रम सिटी शेरपाओं के बीच शहरी विकास के लिए विचार विमर्श हेतु एक समृद्ध और साझा मंच साबित होगा, जो विश्व में अद्यतन शहरी विकास की नींव को और मजबूत करेगा तथा वसुधैव कुटुंबकम मंत्र को साकार करेगा। गुजरात के वडोदरा शहर में फिर एक बार सामाजिक संगठन दीपक फाउंडेशन ने सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हुए नंदेसरी के साकरियापुरा गांव में बालवाड़ी का लोकार्पण किया। वडोदरा का सामाजिक संगठन दीपक फाउंडेशन सन 1996 से ICDS विभाग के साथ मिलकर नंदेसरी और आसपास के 14 गांव में अलग अलग सेवाएं प्रदान कर रहा है। दीपक फाउंडेशन ने नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ICDS विभाग के सहयोग से साकरियापुरा में मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र बनाया है, जिसका उद्घाटन नाबार्ड के अधिकारियों और दीपक फाउंडेशन के पदाधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। एक छोटी सी शुरुआत की गई है। आंगनवाड़ी एक जो कार्यक्रम है बच्चों के लिए उनके पोषण के लिए, उनकी इनिशियल जो शिक्षा होती है उसके लिए, सो वैसा माहौल बनाने के लिए एक छोटी सी शुरुआत की गई है और आशा है कि गवर्नमेंट इससे प्रेरणा लेते हुए शायद बाकी आंगनवाड़ियों की भी हालत सुधारने के लिए कुछ काम किया जा सके। क्या क्या सुविधा दी गई आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए? ओके, जैसा आप देख सकते हैं
पूरा रूम आपको रीमॉडल किया गया है, आपको पूरे वॉल्स पे लर्निंग मटेरियल है, उनके लिए पिक्चर्स है, देन देयर इज़ अ स्क्रीन, स्मार्ट स्क्रीन जहाँ पे बच्चे ड्रॉ कर सकते हैं, सीख सकते हैं। देन उनका किचन साथ में उसको रीमॉडल किया गया है सो दैट हाइजीनिक रूप से कुछ भी खाना वाना बनाया जा सके। नर्सरी विस्तार में 1996 से आंगनवाड़ी हम चला रहे हैं और सरकार के साथ पार्टनरशिप में आंगनवाड़ी चल रही है। 67 आंगनवाड़ी चल रही है, उसमें से एक आंगनवाड़ी को नाबार्ड के सहाय से हमने पूरा रीमॉडल करवाया है। इट्स बिकम अ स्मार्ट आंगनवाड़ी। स्मार्ट आंगनवाड़ी के अंतर्गत ऑल टीचिंग एड्स आर वेरी स्मार्ट, including digital media. They are also given, the Anganwadi worker and children are also given tablets to learn from digital media. गुजरात के वडोदरा में गुजरात एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पहली बार GEO एक्सीलेंस अवार्ड का ऐलान किया गया है, जिसमें अलग अलग 4 कैटेगरीज में अवार्ड्स दिए जाएंगे। तो हम गुजरात एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन है और हम ये साल एक जो नया हमारा लॉन्च कर रहे हैं वो हमारे GEO के एक्सीलेंस अवार्ड्स हैं। ये अवार्ड्स हम देना चाहते हैं कि जो स्पेसिफिक जिस फील्ड में हमारी क्षमता, मतलब जैसे IR है, HR है, CSR है और लीडरशिप का है, कि ये एरियाज़ में हम ये अवार्ड्स देना चाहते हैं। मतलब हमने देखा है कि ये अभी हम ये साल करना हमारे लिए ज़रूरी था। ये अवार्ड्स पिछले कुछ 8-9 साल से हम लोग लॉन्च करने की कोशिश में थे, मगर ये साल बहुत ज़रूरी था लॉन्च करना, क्योंकि अभी हम 3 साल ये जो ग्लोबल पैंडेमिक से निकले हैं, हमने देखा है कि कंपनीज़ में क्या कुछ हुआ है, कैसे कंपनीज़ ने सर्वाइव करा है, कैसे लोगों ने सर्वाइव करा है। यही सब चीज़ों को देख के एक ज़रूरी हो गया था कि एक हम ये करें जिससे हम ये अवार्ड्स ऐसी कंपनी को दें जिन्होंने कुछ हटके और कुछ ज़्यादा किया है अपने लोगों के लिए। GEO एक्सेलेंस अवार्ड्स बेसिकली एक GEO का नया इनिशिएटिव है इंडस्ट्री को सपोर्ट और प्रोत्साहन करने के लिए। ये 4 कैटेगरी में हम अवार्ड्स देंगे फर्स्ट ईयर में। जो पहला कैटेगरी है वो लीडरशिप है, जिसमें 2 पार्ट है, एक ओनर और एक प्रोफेशनल। दूसरी कैटेगरी HR, तीसरी IR और चौथा CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये 4 कैटेगरी हम 3 इंडस्ट्री कैटेगरी में भी डिवाइड कर रहे हैं, जो है स्मॉल, मीडियम और लार्ज। गुजरात के वडोदरा में तालाबों के ब्यूटिफिकेशन के पीछे लाखों रुपए के खर्चों के बावजूद तालाबों पर पानी में उगने वाली बेल कब्जा कर लेती है और उन्हें निकालने के लिए फिर से खर्चा करना पड़ता है। વડોદરા શહેર સ્માર્ટ સિટીનું બિરુદ આપવા થનગનતા વડોદરા મહાનગરપાલિકાના મેયર સાહેબ, ચેરમેન સાહેબ, કમિશનર સાહેબ, આજે જે જગ્યા આપણે ઊભા છે સમા તળાવ છે। આ સમા તળાવમાં જોઈ શકો છો ગ્રીનરી થઈ ગઈ છે, બગીચો બની ગયું છે। તળાવ છે કે બગીચો કહેવું મુશ્કેલ પડી ગયું છે, કારણ કે આ તળાવની અંદર જે જળકુંભી થઈ છે, જળકુંભીના કારણે તળાવના પાણી દેખાતા નથી। એક બાજુ વડોદરા મહાનગરપાલિકા સ્માર્ટ સિટીની વાતો કરે છે, બીજી બાજુ તળાવોની દુર્દશા છે। સાથે સાથે વડોદરા શહેરની અંદર અસંખ્ય તળાવો છે, તળાવોમાં જે રીતના જળકુંભી ફેલાય છે, આ જળકુંભી ફેલાવા પાછળ કોન્ટ્રાક્ટર અને અધિકારીઓની જે કામગીરી છે એ કામગીરીમાં મસ્ત મોટો ભ્રષ્ટાચાર દેખાઈ રહ્યો છે। કારણ કે આ જે જળકુંભી એ કોન્ટ્રાક્ટર કાઢે છે, 2 કે 3 દિવસ અહીંયા કાઢે છે, પછી બીજા તળાવમાં કાઢવા જાય છે, પછી ત્રીજા તળાવમાં કાઢવા જાય છે, જેના કારણે કોઈ તળાવમાંથી ક્લિયર કરતા નથી, તેના કારણે જળકુંભી વધી જાય છે। અને આ જળકુંભી કાઢવાનો મસ્ત મોટો ભ્રષ્ટાચાર વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ચાલી રહ્યો છે। એક બાજુ વડોદરા મહાનગરપાલિકાના મેયર સાહેબ દ્વારા લાલબાગ તળાવમાં જૈવિક પદ્ધતિથી જળકુંભી દૂર કરવાના પ્રયાસ કર્યા હતા, તે પણ ફેલ થયા છે। ત્યારે આ સમા વિસ્તારમાં જે આ જળકુંભી ફેલાય છે, આ જળકુંભી ફેલાવાના કારણે અહીંયા મચ્છરજન્ય રોગચાળો ફેલાયો છે। સાથે સાથે કહી શકાય કે જે રીતના અહીંયા રાતના મચ્છરો, લોકો વોકિંગ કરવા આવતા નથી, અને જોવા જઈએ તો નાગરિકો અહીંયા જે બેસતા હતા એ પણ બંધ થઈ ગયા છે। તો અમારી વડોદરા મહાનગરપાલિકાના મેયર સાહેબ, ચેરમેન સાહેબ, કમિશનર સાહેબને માંગ છે કે વહેલામાં વહેલી તકે તમામ તળાવમાંથી જંગલી વેલા, વનસ્પતિ અને જળકુંભી दूर करे તેવી અમારી માંગ છે। गुजरात के वडोदरा में कॉरपोरेशन द्वारा अवैध निर्माणों को हटाने की कार्यवाही लगातार की जा रही है। वडोदरा कॉरपोरेशन द्वारा की जा रही डिमोलिशन की कार्यवाही आज नवायार्ड ब्रिज निकट देखने मिली, जहां गोरखनाथ महादेव से नवायार्ड ब्रिज तक किए गए अतिक्रमण को वडोदरा के मेयर KU रोकड़िया ने खुद
मौजूद रहकर ध्वस्त करवाया। गोरखनाथ महादेव से लेकर नवायार्ड ब्रिज तक जो इलीगल एंक्रोचमेंट हुए थे और उस इलीगल एंक्रोचमेंट के कारण 12 मीटर की रोड लाइन सीमेंट के 6 मीटर की रह गई थी और आज हम इसको एंक्रोचमेंट के साथ डेवलपमेंट से जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि जब यह रोड 12 मीटर का हो जाएगा, यहाँ पे नया रोड बनेगा, यहाँ की नई गटर लाइन डाली जाएगी तो विस्तार के नागरिकों को भी फायदा है। उसके साथ नवायार्ड ब्रिज से अगर किसी को गोरखनाथ महादेव होके गैंडा सर्कल जाना है तो वो भी बहुत जल्दी से वो आदमी जा सकेगा, तो पेट्रोल की बचत होगी, पैसे की बचत होगी, ट्रैफिक जाम से लोगों को निजात मिलेगी। गुजरात के कच्छ में सफेद रेगिस्तान में स्थित 5000 साल पुरानी विश्व विरासत हड़प्पन को अपने अंदर संजोए हुए महानगर धोलावीरा का दौरा करने G20 समिट के देश विदेश के डेलीगेट्स आए हुए हैं। गुजरात के कच्छ में सफेद रेगिस्तान में स्थित घोरडो कच्छ में प्रथम पर्यटन कार्यकारी सामूहिक बैठक में भाग लेने G20 समिट के देश विदेश के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य आए हुए हैं। धौलावीरा की 5000 साल पुरानी हड़प्पन संस्कृति की मुलाकात लेने आए इन डेलीगेट्स का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस मंडल ने धौलावीरा म्यूजियम का दौरा किया। उन्होंने हड़प्पन संस्कृति के बारे में भी जानकारी ली। धौलावीरा शहर के विकास इत्यादि के बारे में भी उन्हें अवगत कराया गया, जिसे जानकर डेलीगेट्स काफी प्रभावित हुए और खुश नजर आए। महानगर के पानी संग्रह की अद्भुत व्यवस्था और उसकी सुरक्षित दीवारों के बारे में डेलीगेट्स को जानकारी दी गई। प्राचीन मणका बनाने वाली फैक्ट्री, सुयोजित स्टेप वेल, अपर टाउन, मिडिल टाउन और लोअर टाउन इत्यादि को देखकर डेलीगेट्स रोमांचित हो उठे। गुजरात की कला नगरी वडोदरा में कलाकारों को तैयार करने वाली MS यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में डिपार्टमेंट ऑफ डांस के छात्रों के लिए विशेष लेक्चर आयोजित किए गए। गुजरात के वडोदरा शहर में विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के डिपार्टमेंट ऑफ डांस द्वारा नैना देसाई लेक्चर सीरीज अंतर्गत खास लेक्चर का आयोजन किया गया, जिसमें द इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूजिक इन डांस पर मंजरी सिन्हा ने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं राइट्स ऑफ द परफॉर्मिंग आर्टिस्ट विषय पर डॉक्टर अर्शिया शेट्टी ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। वडोदरा के MS यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के कॉन्सर्ट हॉल में आयोजित इस लेक्चर में परफॉर्मिंग आर्ट्स से जुड़े छात्रों और प्रोफेसरों की उपस्थिति रही। डिपार्टमेंट ऑफ डांस ने आज एक कार्यक्रम रखा है जो नैना देसाई लेक्चर सीरीज़ 1995 में डिपार्टमेंट को डोनेट की गई थी। उसके अंतर्गत हमने 2 लेक्चर सीरीज़ रखी है आज। एक है मंजरी सिन्हा जी का जो बात करेंगे म्यूज़िक और डांस के ऊपर, और दूसरा है आर्शिया सेठी जी का जो राइट्स, आर्टिस्ट के जो राइट्स होते हैं उसके बारे में वो बात करेंगे। तो ऐसी लेक्चर सीरीज़ हम जब भी हमें मौका मिलता है हम ऐसी लेक्चर सीरीज़ रखते हैं, और इसके लिए हम धन्यवाद करेंगे अंजलि मेमोरियल कमेटी को, जहाँ पे उन्होंने नृत्य पर्व में इन सब आर्टिस्ट को बुलाया है और हमने ये मौका उठा लिया डिपार्टमेंट ऑफ डांस ने कि हम लोग यहाँ पे ये लेक्चर सीरीज़ रखें। एंड हम अपने हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट एंड डीन प्रोफेसर डॉक्टर गौरांग भावसार सर के भी बहुत आभारी हैं, जिन्होंने तुरंत ये मौका ले लिया और हमें ये, हमारे बच्चों को ये लाभ मिलेगा इस लेक्चर सीरीज़ से। कोविड के 2 साल तक गुजरात की कला नगरी वडोदरा में नृत्य पर्व नहीं मनाया गया था, लेकिन इस बार एक बार फिर अंजलि मेमोरियल कमेटी ने नृत्य पर्व 2023 का आयोजन किया है। वडोदरा यानी कला की नगरी, संगीत और नृत्य इस नगरी की जान है। जहां कई कलाकारों ने अपनी कला से कला नगरी का नाम रोशन किया है, वहीं कई संस्थाएं भी ऐसी हैं जो हमेशा ही कला और कलाकारों को बढ़ावा देती आई हैं। उन्हीं में से एक है अंजलि मेमोरियल कमेटी। इस कमेटी द्वारा हर वर्ष नृत्य पर्व का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष आयोजित नृत्य पर्व 2023 में पद्मश्री जोरावर सिंह यादव का सम्मान किया गया। पद्मश्री जोरावर सिंह यादव ने अपनी पूरी जिंदगी लोक कला को संजोए रखने में खर्च कर दी है।
वहीं भरतनाट्यम के लीडिंग आर्टिस्ट वैभव आरेकर ने इस मौके पर भरतनाट्यम की अद्भुत प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर अंजलि मेमोरियल कमेटी की प्रेसिडेंट स्नेहा सेठ, सेक्रेटरी प्रोफेसर पारुल शाह, आर्टिस्ट अरुणा चौकसी, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल समेत कई अग्रणी उपस्थित रहे। अमदावाद जेवी गांधल धमाल नगरी में रहनारा दिल्ली उठी दौड़नारा मारा जेवाने कदाच सोनानी सांकळे बांधीने लई आववा मागता होय तो पण न आवी शकाय એ સ્થિતિમાં ડૉક્ટર પારુલબેનના લાગણી પ્રેમ અને સદભાવને માથે ચડાવીને હું આજે આપની વચ્ચે આવ્યો છું। ખરેખર યાદ કરીએ કે વડોદરા કલા સંસ્કાર અને સંસ્કૃતિની નગરી રહી છે। હું હંમેશા વડોદરાથી પ્રભાવિત થતો રહ્યો છું। યાદ કરીએ આપણા રાજવીઓએ કલા સંસ્કાર અને સંસ્કૃતિને સાચવવા માટે જે કામ કર્યું છે, કચ્છના મહારાવ લખપતજી એમણે સાહિત્યકારો કવિઓને બનાવવા માટેની પાઠશાળા ઊભી કરી હતી। વર્ષો સુધી રાજના ખર્ચે ચલાવી। એ નૃત્યના શોખીન હતા। એમના રાજ્યમાં 16 જેટલી નર્તકીઓને રાજ્યમાં આશ્રય આપ્યો હતો। એ પછી ભાવનગરના કૃષ્ણકુમારસિંહજી અને એ પછી વડોદરાના સયાજીરાવ ગાયકવાડ એમને એટલા માટે યાદ કરે છે અહીંયા બેઠા છે એટલે એમને એટલા માટે હું યાદ કરું છું કે વર્ષો પહેલાં સયાજીરાવ સાહેબ વડોદરામાં સંગીતના માટે સંગીતની એમણે એક પાઠશાળા ઊભી કરેલી, સંગીત માટેની શાળા શરૂ કરેલી અને એમાં મૌલા બક્ષને આચાર્ય પદે નિમેલા અને મૌલા બક્ષે ભારતીય સંગીતના તમામ પહેલીવાર નોટેશન એમણે તૈયાર કર્યા અને ગુજરાતના રાસ ગરબા અને નૃત્યના જે ગીતો હતા એને એમને લિપિબદ્ધ કર્યા। એમનો ઘણો મોટો ઉપકાર આજે આપણા ઉપર કલા પ્રેમીઓ ઉપર ઉપકાર છે અને એ પરંપરાને વડોદરામાં એ પછીના કલાકારોએ ખૂબ જતન કરીને જાળવી રાખી છે। ગામડાની ધરતીની ધૂળમાં આવો થઈને ઉછરો છું, પણ આજે પશ્ચિમી સંસ્કૃતિનું આક્રમણ, પ્રચાર માધ્યમોની ભરમાર અને આજે ટીવી મોબાઈલ આ બધું આવતા અમારા ગામડાના લોક કલાકારો વાદી મદારી નાગ બજાણિયા કઠપુતલી ભવાઈ રામલીલા આ બધા સાહેબ એમના વાજિંત્રો મૂંગા મંતર થઈ ગયેલા। એ વાજિંત્રોને પુનઃ
પાકતા કરવા માટે અમે ગુજરાત લોકકલા ફાઉન્ડેશનની સ્થાપના કરી. એ ગરીબ કલાકારોના આંસુ લૂછવાના યથકિંચિત પ્રયત્નોમાંથી અમારી આ સંસ્થા ઊભી થઈ છે. પારુલબેને તો અમારા કાર્યક્રમો બધા જોયા છે, પણ આજે ભારતભરના 5000 ઉપરાંત લોક કલાકારો અમારી સાથે જોડાયેલા છે. એમને દર વર્ષે અમે એવોર્ડ્સ, નેશનલ લેવલના એવોર્ડ્સ આપીએ છીએ. 100 ઉપરાંત એવોર્ડ્સ તો અમે એ કલાકારોને આપી ચૂક્યા છીએ. અને એ કલાકારો જેણે વિમાન નહોતું જોયું, શહેર નહોતું જોયું, આજે દેશ પરદેશ સુધી કાર્યક્રમો કરવા માટે જતા થયા છે. યાદ કરો ગુલાબો, રાજસ્થાનની મશહૂર ડાન્સર પારુલબેન જાણે છે. રસ્તાઓ પર નાચનારી બાય મદારણ, લોકો ચારાના આટાના ફેંકતા હતા, એને ગુજરાત લઈ આવ્યા, એને દૂરદર્શન ઉપર એને ઇન્ટરવ્યૂ કર્યા, અને એ ઇન્ટરવ્યૂ સંગીત નાટક અકાદમીના સેક્રેટરીએ જોયા પછી સીધી એને ત્યાં દિલ્હી બોલાવી અને ફ્રાન્સના ફેસ્ટિવલમાં ये गुलाब होने सीधी रवाना करी थी. वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है. तो देखते रहिए वीएनएम टीवी. वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही. कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए. नमस्कार.